सभी का अपने YouTube चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है ये इस चैप्टर का परिचय, और इसका पार्ट 1 लेके मैं आया हूं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है या व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ को। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वो हिस्सा है इकोनॉमिक्स का, एक ऐसी शाखा है विच डील्स विद एग्रीगेट्स, जो कि संपूर्ण इकोनॉमी के बारे में स्टडी करती है, और इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक सब्जेक्ट मैटर बनाया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। इसके अंदर सारे के सारे डिटर्मिनेशन बताती है कि एग्रीगेट आउटपुट हमारा क्या होगा किसी देश का, किसी बड़ी इकोनॉमी का, और जनरल प्राइस रेट उस चीज़ का कितना है उस कंट्री में। तो ये तो थी बेसिक से तुम्हारी डेफिनेशन, इसको मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले देख सकते हो। समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में तथा इसकी समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था किसी देश को लिया जाता है, यहाँ पर किसी बड़ी हिस्से को, किसी बड़ी भूगोलिक इकाई को। यह समग्र उत्पादन, ये पूरी एग्रीगेट उत्पादन को, प्रोडक्शन को और सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में करता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पूरे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसका कीमत स्तर, कितने प्राइस रेट चल रहा है। अब देखो यार, समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, और यही चैप्टर आपके आगे वाली बुक में मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखो, रोज़गार का सिद्धांत या थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें बताता है कि हमारे देश में किस तरह की एम्प्लॉयमेंट है, हमें प्रोडक्शन को और तेज़ करने के लिए कितने फुल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है या अंडर एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। दूसरा हमें बताता है राष्ट्रीय आय के निर्धारण का सिद्धांत। ये हमें बताता है कि थियोरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, कि हम पूरे देश की नेशनल इनकम को, पूरे देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। ये आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर आएगा, उसमें आप देख पाओगे। थर्ड पॉइंट है इसका सामान्य कीमत का सिद्धांत। अब किसी भी प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, ये इसमें स्टडी किया जाता है। थियोरी ऑफ जनरल प्राइस। मुद्रा का सिद्धांत। अब थियोरी ऑफ मनी, मनी क्या होती है और मनी किस तरह से काम करती है, मुद्रास्फीति क्या होती है और डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। पांचवा है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। देखो, कोई भी देश अकेले तो व्यापार नहीं कर सकता, वो किसी न किसी से सामान मंगवाता है बाहर कंट्री से, और अपना सामान किसी और देश को भी बेचता है। तो इसी के अंदर इसी थियोरी को पढ़ा जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड हम किसी कंट्री के साथ कितना कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आता है, ये इम्पोर्टेंट भी है, कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट तुम लिख सकते हो, सरकार को नीति बनाने में सहायता करता है। अगर हम पूरे देश की इकोनॉमी को देखेंगे, पूरे देश के हिसाब किताब को देखें अगर हम, तो इससे सरकार को पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ पर, किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में हमें पैसा लगाने की ज़रूरत है। इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सरकार को नीतियाँ बनाने में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट है, विभिन्न वर्गों के बीच में ये आय के वितरण को समझने में सहायता करता है। देखो, कोई लोग अमीर होते हैं तो कोई लोग उनसे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। कोई एक महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो आज के ज़माने में कोई एक महीने में सिर्फ 12,000 रुपये ही कमा पा रहा है या 10,000 रुपये कमा रहा है मुश्किल से। तो उनके बीच में गैप कितना ज़्यादा है, तो ये सरकार को समझने में आसानी प्रदान करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अलग अलग ग्रुप के पीपल के बीच में कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये हम इसमें जानते हैं। थर्ड पॉइंट है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक समस्या को समझने में सहायता देता है। ये अर्थव्यवस्था में मौद्रिक समस्याएं हमारी जब उत्पन्न होती है, जब मंदी आ जाती है या मुद्रास्फीति आ जाती है,
इस तरह की चीज़ें, जब इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, ठीक है, तो इस चीज़ में हम इसकी समस्याओं को समझ करके उसका निवारण भी कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना करने में सहायक होता है। इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन। कोई देश हमसे कितना आगे है और हमें उस तक पहुंचने के लिए, उसके जितना विकास करने के लिए कितनी और जीडीपी प्रोडक्शन करना होगा, ये सब हमें बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ क्वेश्चन इस पार्ट में से आ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, जहाँ पे आपने फर्म और कंजप्शन जो करती है हाउस होल्ड, उनके बारे में आपने पढ़ा था, उपभोक्ता के बारे में पढ़ा था। अब लेकिन इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम बेसिस देखें, पहले मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को देख करके क्वालिटी बढ़ा करके इसको पढ़ सकते हो। पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूँ, फिर आप हिंदी में देखना। देखो, इंग्लिश में देखोगे तो बेसिस किस किस आधार पर हमने बांटा है, तो मीनिंग दोनों का अलग अलग है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इट स्टडीज़ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल लेवल। ये किसी एक व्यक्तिगत, किसी एक आदमी के बारे में या किसी एक उत्पादक, एक फर्म के जो मालिक है उसके बारे में स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट स्टडीज़ इकोनॉमिक्स लेवल एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश की इकोनॉमी को स्टडी करता है और उसकी प्रॉब्लम को स्टडी करता है। डिटरमाइन, देखो किस किन बेसिस पे इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। माइक्रो को कर सकते हैं हम आउटपुट एंड प्राइस पर, क्योंकि आपने 11th में भी सिर्फ आउटपुट और प्राइस को ही देखा है, सिर्फ एक ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म के लिए आपने पढ़ा है उसमें। लेकिन अब मैक्रो में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की टोटल डिमांड कितनी है, और जनरल प्राइस लेवल इन द होल इकोनॉमी, और कितना जनरल प्राइस उस स्तर पर चल रहा है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल वो होता है, आर्थिक चर कहते हैं इसको हिंदी में। माइक्रो में देखोगे डिमांड एंड सप्लाई से ही मार्केट फोर्सेस चलती है। तो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे तो एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड कितनी है और टोटल सप्लाई हम कितनी कर पा रहे किसी प्रोडक्ट की पूरी कंट्री में, तो ये क्षेत्र आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। डिपेंडेंस मतलब निर्भरता, किसके ऊपर डिपेंड करता है वो। माइक्रो करता है डिमांड ऑफ हाउस होल्ड जो घरेलू उपभोक्ता है, हमारे कंज्यूमर्स है, वो कितनी डिमांड कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ फर्म्स, एक फैक्ट्री कितनी सप्लाई कर पा रही है किसी चीज़ की। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, अब यहाँ पे हम कीमतों को स्थिर मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। कंजप्शन सेविंग्स आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट रहती है। अब हिंदी में देख सकते हो यार तुम यहाँ पर कि अर्थ बताया गया है, यहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। निर्धारण देखोगे तो व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादन और कीमत का निर्धारण पढ़ते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जो होती है तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें निर्धारण कर पाते हैं। आर्थिक चर इकोनॉमिक वेरिएबल मैंने अभी आपको बताया था। मांग तथा पूर्ति आर्थिक चर होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, पूरे देश में कितनी मांग जनरेट हो रही है और कितनी सप्लाई हो पा रही है, समग्र पूर्ति, ये इसमें आता है। निर्भरता डिपेंडेंस कितनी है, देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर माइक्रो की बात करोगे तो उपभोक्ता की मांग की, एक कंज्यूमर कितनी मांग कर रहा है, फर्म की पूर्ति वस्तु की, एक किसी वस्तु की स्थिर कीमत, ये सब इसके कंपोनेंट्स है। और राष्ट्रीय आय व्यय बचत को स्थिर माना जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो बेसिकली यही था तुम्हारा चैप्टर। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल से इस चैप्टर को आगे फर्दर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भाई मत जाना, ताकि तुम कोई भी वीडियोस को मिस ना कर सको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।